हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमानी शर्मा। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, घर पर होंगे, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होंगे। वैसे तो सभी जगह पर लॉकडाउन लग गया है, ऑनलाइन क्लासेस ही ले रहे हैं सब लोग। कोई बात नहीं, मुश्किल की घड़ी है, निकल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 जो है ना, इकोनॉमिक्स क्लास 9 NCERT द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, तो उसका जो हमने पार्ट बी जो है ना वो पढ़ना था। हमने यहाँ फिक्स्ड कैपिटल तक ट्रीट कर लिया था, समझ लिया था, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया था। और इस वीडियो में भी हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और साथ के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी निकाले हैं हमने पार्ट 1 में, तो इस पार्ट 2 में भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस निकालेंगे साथ के साथ, क्योंकि 9th क्लास पढ़ी है और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। चैप्टर को रीड करते वक्त हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी निकालते जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल हिमानी शर्मा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया है उसे प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दो, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दो, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ ना उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इफ़ यू feel that anyone wants my video then please share to him or her and tell me in comment section that how is my teaching way, what kinds of videos do you want and is there any need to improvement in my teaching way. So without wasting time, let's start our video. Part B, हमें पार्ट बी रीड करना था, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। जो रॉ मटेरियल पहले पढ़कर आ चुके हैं, कच्चा किसी भी कोई भी फैक्ट्री वगैरह, उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो उससे रॉ मटेरियल होता है। और मनी, हाथों में मनी होना भी बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल। जो प्रोडक्शन है ना उसमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि यार्न यूज्ड बाय वीवर, जो कि वीवर के द्वारा यार्न यूज़ किया जाता है, और क्ले यूज़ की जाती है पोटर के थ्रू। ऑल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो वो कुछ पैसे भी चाहिए होते हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, टू मेक पेमेंट्स बनाने के लिए, एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स, और जो अदर नेसेसरी आइटम्स हैं उन्हें बाय करने के लिए, खरीदने के लिए। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। जो रॉ मटेरियल होता है और जो मनी होता है वो वर्किंग कैपिटल की कैटेगरी में आता है। Unlike tools, machines and buildings, these are used up in production. जो unlike यानी जो tools, machines और buildings जो हैं वो इसमें यूज़ नहीं होती हैं। कभी आप सोच लो कि इसमें भी वही यूज़ होता है, वो सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल में होती हैं यूज़। these are used up in production, तो ये प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं। Unlike, दिस इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, देर इज़ यहाँ पर एक फोर्थ रिक्वायरमेंट भी होती है। यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड। आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, लैंड होनी चाहिए, लेबर होना चाहिए, फिज़िकल कैपिटल होनी चाहिए आपके पास, और एक प्रोड्यूस एंड आउटपुट, और आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए आइदर टू यूज़ योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट, या आपको मार्केट में सेल करने के लिए, बेचने के लिए। दीज डेज इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। ये क्या कहलाता है? ह्यूमन कैपिटल। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल। हम ह्यूमन कैपिटल के बारे में और भी बहुत पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 2 में। देखें, यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है, इससे साफ पता चलता है कि ये कोई फैक्ट्री है। इसमें लेबर्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। ए फैक्ट्री विद सेवरल लेबर्स एंड मशीन्स और लेबर्स के साथ है कि ये फैक्ट्री की पिक है। तो इस फर्स्ट पॉइंट में हमें बताया इन द पिक्चर, इस पिक्चर में आइडेंटिफाई द लैंड को आइडेंटिफाई कीजिए, लेबर को कीजिए, फिक्स्ड कैपिटल को कीजिए, जो कि प्रोडक्शन में यूज़ हुए हैं। एवरी प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड। जो हर एक प्रोडक्शन होती है ना वो कैसे ऑर्गेनाइज होती है?
लैंड को कंबाइन करने के द्वारा लेबर को, फिज़िकल कैपिटल को, ह्यूमन कैपिटल को, जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहलाते हैं। सो ये जो ब्लैक डार्क में दिखाया है ना, इसकी डेफिनेशंस यहाँ पर बन जाती है, व्हाट इज़ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आप डेफिनेशन यहाँ से खुद लिख सकते हैं। एज वी रेड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसा कि हमने पालमपुर की स्टोरी में पढ़ा, वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और अब हम फर्स्ट 3 फैक्टर्स पढ़ेंगे प्रोडक्शन के। फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। सो फार्मिंग इन पालमपुर, जैसा कि बताया था कि विलेज का जो विलेज की मेन एक्टिविटी होती है वो फार्मिंग होती है। सो पालमपुर इज़ ऑल्सो अ विलेज, सो देर इज़ ऑल्सो अ मेन एक्टिविटी फार्मिंग। सो फार्मिंग इन पालमपुर, लैंड इज़ फिक्स्ड, तो वहाँ पर जो है वो लैंड, जो ज़मीन जो है वो फिक्स होती थी। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, जैसा मैंने बताया फार्मिंग मेन प्रोडक्टिव एक्टिविटी है पालमपुर में। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग। आंसर हो जाएगा 75%। ये कह रहा है कि जो 75% पीपल है ना, वो हु आर वर्किंग, वो वर्क कर रहे हैं, आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग, फार्मिंग पर डिपेंड होकर, फॉर देयर लाइवलीहुड, अपने घर को चलाने के लिए। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबर्स, वो फार्मर भी हो सकते हैं और फार्म लेबरर्स भी हो सकते हैं। द वेलबींग ऑफ दिस पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मीन्स कठिनाई। जो यहाँ पर वर्ड यूज़ है ना कंस्ट्रेंट, इसका मीनिंग होता है हार्डनेस या कठिनाई। तो रिमेंबर कीजिए कि देयर इज़ यहाँ पर एक बेसिक कठिनाई होती थी इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन, खेती करने में। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज़ प्रैक्टिकली फिक्स्ड, जिस लैंड पर फार्मिंग करनी है वो फिक्स होती थी। Since 1960 in Palampur there has been no expansion in land area under cultivation। तो 1960 से पालमपुर के विलेज के लैंड में कोई भी एक्सपेंशन बढ़ाव नहीं हुआ। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। By then some of the wastelands in the village had been converted to cultivable land। और जो विलेज में जो वेस्टलैंड्स का मीनिंग होता है बंजर, जो ज़मीन बंजर हो जाती है, जिसमें कोई भी क्रॉप प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, तो उसे बंजर बोलते हैं, जिसकी मिट्टी ख़राब हो गई हो। तो जो विलेज में वेस्टलैंड्स थी उन्हें कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट कर दिया। कल्टीवेबल मीन्स जिसे कल्टीवेट, बोया जा सकता है। दीज एग्जिट्स नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन, ठीक है। दीज एग्जिट्स नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन। तो यहाँ पर कोई फर्दर स्कोप एग्जिस्ट नहीं करता था जो कि फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सके, कुछ न्यू लैंड को ब्रिंग करके लाकर कल्टीवेशन के अंडर। सो यहाँ पर एक बॉक्स दिया है, ये भी रीड करना इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट्स को। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेयरिंग लैंड इज़ हेक्टेयर। जो लैंड को मेयर करने के जो यूनिट होते हैं ना वो हेक्टेयर होती है। जैसे डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए किलोमीटर होता है, मीटर होता है। किसी भी क्लॉथ को करने के लिए मेज़र करने के लिए सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसी तरह से लैंड को मेयर करने के लिए हेक्टेयर यूनिट यूज़ की जाती है थ्रू इन द विलेजेस में। यू में फाइंड लैंड एरिया, आप लैंड एरिया फाइंड करेंगे, जो लैंड है वो फाइंड करेंगे बीइंग डिस्कस्ड इन लोकल यूनिट्स। और इन यूनिट्स
के और भी नाम हैं, लेकिन वो लोकल यूनिट्स हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही यूज़ की जाती हैं। और जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो पूरे इंटरनेशनल में यूज़ की जाती है। तो जो लोकल यूनिट है ना वो क्या है, बिगा, गेंथा एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं। मरला होता है, किला होता है। एक मरला में कितने किला होते हैं आपको पता है? एक मरले में कितने किले होते हैं पता है आपको? नहीं पता तो मैं बता रही हूँ, एक मरले में 40 किले होते हैं, ठीक है। तो कहाँ पर थे हम? हाँ, 1 हेक्टेयर इक्वल्स, यहाँ पर हैं हम, देख लो। 1 हेक्टेयर इक्वल्स द एरिया ऑफ अ स्क्वेयर। तो जो 1 हेक्टेयर है वो किसके इक्वल है? एक स्क्वेयर के एरिया के इक्वल है, विद 1 साइड, एक साइड की, स्क्वायर की एक साइड, मेजरिंग 100 मीटर, जो कि एक साइड है स्क्वायर की, स्क्वायर यानी फील्ड, खेत, 100 मीटर है। कैन यू कंपेयर द एरिया ऑफ अ हेक्टर फील्ड विद द एरिया ऑफ योर स्कूल ग्राउंड? तो आप क्या कंपेयर कर सकते हैं एक हेक्टर एरिया, एक हेक्टेयर जो एरिया होता है उतने एरिया वाले फील्ड को और अपने स्कूल के ग्राउंड को। तो ये आपसे पूछ रहा है, इसका आंसर आप सोचना, कुछ तो आप भी कर लिया करो। तो यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि आप टाइम देख सकते हैं ऊपर कितना हो रहा है, ये देखिए 10:50 हो रहे हैं, नींद भी आ रही है। सो आई होप आपको जितना समझाया उतना समझ में आ गया। तो टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय गाइस। नहीं तो कोई बात नहीं, कवर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ये पेज कवर कर लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट है, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। तो ऐसा कोई तरीका है जिसमें हम वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम, तो ऐसा कोई तरीका है जिसमें एक ही प्लॉट ऑफ लैंड पे, जैसे मान लीजिए ये एक प्लॉट ऑफ लैंड है ये, ठीक है। तो ऐसा कोई तरीका है जिसमें एक से ज़्यादा क्रॉप उगाई जा सकें। यानी ये कह रहा है कि जैसे ये प्लॉट ऑफ लैंड है आपका, पहले टॉपिक समझिए फिर ही पैराग्राफ पर जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका फील्ड है या स्क्वायर है, तो इसमें इसको 2 इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक तरफ यहाँ पर ये क्रॉप है और एक तरफ यहाँ पर ये क्रॉप है, मान लीजिए, ठीक है। तो एक ही प्लॉट ऑफ लैंड पे 2 डिफरेंट काइंड्स की क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं, ऐसा कोई तरीका है? तो चलो पढ़ के देखते हैं, होगा वही ऐसा तरीका, क्योंकि हम 8th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं ज्योग्राफी में कि एक ही प्लॉट लैंड पे मोर देन 1 क्रॉप ग्रो की जा सकती हैं। तो उसे क्या बोलते हैं हम, याद है आपको? क्या बोलते हैं बताओ? एक ही प्लॉट ऑफ लैंड पे 2 डिफरेंट काइंड्स की क्रॉप्स अगर हम ग्रो कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? 8th क्लास में पढ़ कर आए हैं आप, उसे बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, ठीक है। तो चलो पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स की काइंड्स में ग्रोन द फैसिलिटीज़ अवेलेबल, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। पालमपुर वुड रिसेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जो वेयर इज़ पालमपुर सिचुएटेड? पालमपुर वुड रिसेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये पालमपुर कहाँ पर सिचुएट है? ये जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है ना, सपोज़ ये इंडिया है और जो वेस्टर्न पार्ट है ना इंडिया का, जैसे ये वाला, तो यहाँ जो उत्तर प्रदेश की साइड, इस साइड जो वेस्टर्न पार्ट है ना, तो यहाँ पर कहीं पर पालमपुर सिचुएट है। इमेजिनरी है ये, मैं फिर से बता रही हूँ। ऑल लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर। कोई भी ऐसी लैंड नहीं है जो कल्टीवेट ना की जाती हो। पालमपुर में सभी लैंड कल्टीवेट की जाती है, बोई जाती हैं। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल, कोई लैंड नहीं बचती जिसमें ना कल्टीवेट किया हो। ड्यूरिंग द रेनी सीज़न के दौरान, खरीफ जिसे हम बोलते हैं, ये भी हम 8th की साइंस के चैप्टर 1 में पढ़ा है। खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, रबी कौन सी होती है। तो ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, खरीफ
यानी खरीफ जब होता है, रेनी सीजन जब होता है, फार्मर्स ग्रोज जवार एंड बाजरा। क्या फार्मर्स क्या ग्रो करते हैं? जवार ग्रो करते हैं, बाजरा ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स फार्मर्स ग्रो। तो आ जाएगा ज्वार एंड बाजरा। दीज प्लांट्स आर यूज एज कैटल फीड। तो ये जो है कैटल फीड के रूप में यूज़ किया जाता है इसे, ठीक है। सो नेक्स्ट है इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। और जो अक्टूबर से दिसंबर का महीना है इसमें पोटैटो ग्रो किए जाते हैं। और विंटर सीजन यानी रबी में फील्ड्स आर सोन विद वीट। जो खेत हैं वो गेहूं के साथ दिखाई देते हैं। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप इनफ वीट। तो जब वीट प्रोड्यूस होता है तो फार्मर्स कीप इनफ वीट। फार्मर्स कुछ वीट गेहूं रख लेते हैं फॉर द फैमिलीज़ कंजम्पशन, अपनी फैमिली की नीड को पूरा करने के लिए। और जो बाकी के बचे हुए गेहूं हैं वो सेल कर देते हैं अनाज मंडी में। सरप्लस यानी रिमेनिंग बचे हुए गेहूँ, ठीक है, एट द मार्केट एट रायगंज की मार्केट में। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर कैन। जो लैंड का एक पार्ट है वो शुगर कैन के साथ भी दिखाई देता है, विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। जो कि हर साल एक बार तो हार्वेस्ट कटाई उसकी की ही जाती है। शुगर कैन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी। जैगरी क्या होता है पता है आपको? गुड़, खाने वाला गुड़, ठीक है, जिससे गन्ना बनता है। इज़ सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। जो शुगर कैन है वो अपनी कच्ची फॉर्म उसकी क्या है? जैगरी से ही शुगर कैन फॉर्म होता है। तो जैगरी जो है वो शाहपुर के ट्रेडर्स जो हैं वो उनको सेल कर देते हैं। द मेन reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well developed system of irrigation। तो इस पैराग्राफ तो जो मेन रीज़न है कि वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि जो फार्मर्स है वो एक ही साल में 3 डिफरेंट काइंड्स की क्रॉप्स एक ही प्लॉट ऑफ लैंड पर ग्रो करने के लिए कैसे एबल हैं। तो ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, बुक में ही है। इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू से लेकर के और ये आपका यहाँ तक हो जाएगा इफ़ेक्टिवली तक। नेक्स्ट इधर आप वीडियो में देखिए, इफ़ेक्टिवली यहाँ तक हो जाएगा। इसका आंसर पॉइंट्स बनाएंगे इसके। तो क्या रीजन है देख लेते हैं। ड्यू टू द वेल डेवलप्ड, जो फर्स्ट पॉइंट है वो स्टार्ट है ड्यू टू से लेकर, पहले आप टिक कर लीजिए और इरिगेशन तक वीडियो में देख लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग समझ लेते हैं। ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, जो इरिगेशन का जो सिस्टम है वो अच्छे से डेवलप है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर, और पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। तो सेकेंड पैराग्राफ देख लेते हैं। सेकेंड पैराग्राफ आपको पर्शियन व्हील्स से लेकर वीडियो में देख लीजिए फील्ड्स तक आपने करना है। समझ लेते क्या कह रहा है सेकेंड पॉइंट पे। जो पर्शियन व्हील होता है, पर्शियन व्हील पता है आपको? पहले ज़माने में कुएँ होते थे तो वहाँ जो कुएँ में जो व्हील होता था उसे पर्शियन व्हील कहा जाता है। टिल देन वो कब तक थे? यूज बाय फार्मर्स के द्वारा यूज़ किए जाते थे टू ड्रॉ वाटर निकालने के लिए। कहाँ से? कुएँ में से, फ्रॉम द वेल्स, ठीक है। एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड्स, और उससे क्या करते थे? छोटे छोटे खेतों को सिंचाई करते थे उनकी। फिर जो थर्ड पॉइंट है वो स्टार्ट होता है पीपल सॉ से लेकर और इफ़ेक्टिवली तक। मैंने आपको बताया था ना इफ़ेक्टिवली, यहाँ पर देखिए वीडियो में यहाँ। तो इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं। तो जो पीपल सॉ दैट, ये जब आप थर्ड पॉइंट लिखेंगे ना तो पीपल सॉ दैट काट देना, द से लिखना स्टार्ट करना। द पीपल्स ने क्या देखा? द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरिगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। पीपल्स ने क्या देखा? जो ट्यूबवेल्स हैं वो थोड़े समय में बड़े बड़े खेतों की सिंचाई कर देते हैं। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए
द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो फर्स्ट फ्यू जो कुछ ट्यूबवेल्स थे वो गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टॉल किए गए, लगाए गए। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स। फिर फार्मर्स ने अपने खुद के ट्यूबवेल्स लगाने शुरू कर दिए। एज अ रिज़ल्ट, और इसका क्या रिज़ल्ट हुआ, बाय मिड 1970s 1970 के मध्य में द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर्स वॉज इरीगेटेड। तो जो 200 हेक्टेयर लैंड होती थी वो वॉज इरीगेट की जाती थी कुछ ही समय में। अब ये बॉक्स देख लो भाई, क्या कह रहा है ये बॉक्स, आपको क्या बताना चाहता है। नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरीगेशन। ऐसा नहीं है कि इंडिया के सभी विलेजेस में इतनी हाई फैसिलिटीज़ हैं, इरीगेशन के इतने हाई आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जा रही हैं। अपार्ट फ्रॉम द रिवर राइन प्लेन्स, रिवर राइन्स के प्लेन्स और कोस्टल रीजन जो कि ना आवर कंट्री में है और वो वेल इरीगेटेड है। इन कंट्रास्ट प्लेटू रीजन सच एज द डेक्कन, और जो प्लेटू रीजन होते हैं ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ लिया है चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 में अगर आपने ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ लिया है ना, तो ये सब हमने वहाँ पर पढ़ा हुआ है। तो प्लेटू रीजन सच एज द डेक्कन, जो प्लेटू रीजन है जैसे कि डेक्कन प्लेटू, वहाँ पर लो लेवल से इरीगेशन होती है, इरीगेशन बहुत ही कम लेवल पर पॉसिबल है। वन ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन द कंट्री, और जो टोटल जो खेती की जाती है इस लैंड में, कंट्री में, वो लिटिल लेस देन 40%, वो 40% से कम है, इज़ इरीगेटेड इवन टुडे। जो कि सिंचाई की जाती है, इरीगेट किया जाता है इवन आज भी। इन द रिमेनिंग एरियाज़, और बचे हुए एरियाज़ में फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, और जो खेती करना है वो रेनफॉल पर ही डिपेंड है। सो ये लास्ट पैराग्राफ है, फिर एक लेट्स डिस्कस दिया है, उसे भी डिस्कस करके हम वीडियो को एंड करते हैं। टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। तो ये क्या कह रहा है कि टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड, एक ही पीस ऑफ लैंड पे एक ही साल में एक से ज़्यादा क्रॉप्स उगाई जाएं तो उसे बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। यही आपकी डेफिनेशन हो जाएगी टू ग्रो से, ये ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, ये एक बहुत ही कॉमन तरीका है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का, पैदावार को इंक्रीज़ करने का ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, जो कि एक ही पीस पर है। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। जो सभी फार्मर्स हैं ना पालमपुर के, वो एक साल में कम से कम 2 क्रॉप तो प्रोड्यूस करते ही करते हैं। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटोज़, बहुत सारे पोटैटो ग्रो कर रहे हैं एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स, और जो थर्ड क्रॉप है वो भी यूज़ कर रहे हैं पिछले 15 से 20 सालों के बीच में। फिर ये जो आपको एक पिक्स दिखाई गई है, इसमें आपको वीट दिखाई है, बाजरा दिखाया है, शुगर केन गन्ना दिखाया है, पोटैटो दिखाए हैं, ये डिफरेंट क्रॉप्स हैं हमारी। सो अब ये लास्ट लेट्स डिस्कस है द फॉलोइंग टेबल 1.1, जो नेक्स्ट पेज पर एक 1.1 टेबल है, वो हमें शो द लैंड अंडर कल्टीवेशन, वो लैंड हमें शो कर रही है, वो लैंड शो कर रही है जिसके ऊपर हम कल्टीवेशन करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं इन इंडिया में। इन यूनिट्स ऑफ मिलियन हेक्टर्स, जो बहुत सारे हेक्टर्स हैं उसकी यूनिट में ये दिखा रहा है। प्लॉट दिस ऑन द ग्राफ, इसे ग्राफ पर इसके ऊपर हमने ग्राफ बनाना है, प्रोवाइडेड दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे। व्हाट डज द ग्राफ शो, हमें ग्राफ क्या शो करता है, डिस्कस इन क्लास। तो ये जो है आप डिस्कस करें, सोचें इसके बारे में, इंटरनेट पर सर्च करें। तो आई होप आपको जितना समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। सो यहाँ पर मैं एंड करती हूँ अपना वीडियो, क्योंकि अभी टाइम देख सकते हैं 11:03 हो गए हैं रात के। सो I hope you like my video, then please subscribe to my channel, also press the bell icon, all option, hit the like button, also share the video and tell me in comment section how कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाकी के पेजेस हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय फ्रेंड्स। वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, बाय।